रुपए किसके हैं। लेकिन इस बार सवाल के साथ राहुल गांधी ने एक वर्ड पजल जैसी दे दी है, जो पहली नजर में अडानी की स्पेलिंग दिखती है। फिर उस स्पेलिंग को देखें तो उन नेताओं के नाम उभरते हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब या तो बीजेपी से डरे हुए दिखाई देते हैं या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस ट्वीट को देखिए जो लिख रहे हैं राहुल गांधी कि सच्चाई छुपाते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी ने जो पजल दिया है जिसमें अडानी दिखाई दे रहा है, और इस सवाल के साथ जो अडानी लिखा हुआ है उसमें गुलाम, पहला देखिए गुलाम, उसके बाद सिंधिया, फिर किरण, फिर हिमंता, फिर अनिल, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है। राहुल के इस ट्वीट में अडानी के साथ गुलाम नबी आजाद हैं, गुलाम का मतलब गुलाम नबी आजाद, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता विश्व शर्मा और अनिल एंटनी का नाम आने से राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब तक ये सारे लोग राहुल गांधी पर हमलावर रहते थे, लेकिन अब राहुल गांधी के इस एक वार से सब तिलमिला उठे हैं। हिमंता विश्व शर्मा तो एक अरसे से राहुल गांधी पर अटैक करते हुए आ ही रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं जब भी मौका मिलता है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्व शर्मा इस वक्त, जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए और बिल्कुल वॉशिंग मशीन में इस ढंग से सफ़ेद हो गए कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। और अब उन्होंने इस ट्वीट के बाद, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सीधे कोर्ट जाने की धमकी दे दी है, और साथ ही नेशनल हेराल्ड और बोफोर्स के मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है हिमंता विश्व शर्मा ने। वहीं अनिल एंटनी नए नवेले बीजेपी में आए हैं अभी। अनिल एंटनी जो है ए के एंटनी के बेटे हैं, और उन्होंने भी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ कहा। अनिल एंटनी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को देखकर दुख होता है कि वे एक ऑनलाइन सोशल मीडिया सेल ट्रोल की, सोशल मीडिया या कहें ऑनलाइन मीडिया के सेल ट्रोल की तरह बोल रहे हैं, न कि एक राष्ट्रीय नेता की तरह। ये लिख रहे हैं ए के एंटनी, जो ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। तो अनिल एंटनी के इस ट्वीट को देखकर दोस्तों समझ में आता है कि वे बीजेपी में जाकर वैसी ही भाषा बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसी बीजेपी के दूसरे नेता बोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी तो अभी सांसद भी नहीं हैं, न ही उन्होंने पीएम पद की कोई दावेदारी दिखलाई है, फिर भी उन्हें इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। बीजेपी नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि राहुल का तीर निशाने पर लगा है। वैसे इस तीर से राहुल गांधी ने शरद पवार को भी साध लिया है, जिन्होंने कल ही एनडीटीवी में एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अडानी मसले पर राहुल के विरोध को गलत बताया है और जेपीसी की मांग से भी सहमति नहीं दिखाई है। शरद पवार दरअसल उन्होंने कहा है कि जब हम राजनीति में आए तब अगर हमें सरकार के खिलाफ बोलना होता था तो हम टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे। आज सरकार के सामने नए अंबानी और अडानी के रूप में नए टाटा बिरला आ गए हैं। यानी कि पहले जब विरोध करना होता था सरकार का तो हम टाटा और बिरला का विरोध करते थे, यानी उनका नाम लेते थे, और अब विरोध करने का जो नया नाम है वो अंबानी और अडानी है। जरा सुन लेते हैं शरद पवार साहब क्या कुछ कह रहे हैं, और शरद पवार का इस बयान से सीधा सीधा अडानी को सपोर्ट करना क्या मायने रखता है, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले देखते हैं कि शरद पवार ने बोला क्या था। थोड़ा सा उनकी आवाज आपको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, मगर बात वही है कि पहले हम टाटा बिरला के बारे में कहते थे, अब अडानी अंबानी के बारे में कह रहे हैं। सुनिए जरा। मैंने कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो
तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस वजह से कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। सर, आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं, ये मेरे मुँह पर मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। तो यहां साफ साफ कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे अगर ध्यान से आपने सुना हो तो शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अदानी का इशू, अंबानी अदानी का इशू जो है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, यानी कि बेरोजगारी है, महंगाई है और किसानों की समस्या है। इन तीनों पे बात होनी चाहिए, न कि अडानी पर बात करनी चाहिए। तो शरद पवार ने टाटा, बिरला से अडानी और अंबानी की तुलना तो कर दी, लेकिन इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब टाटा बिरला का जमाना था तो देश में उद्योगपतियों का एकाधिकार नहीं होता था। अब तो सारी संपत्तियों पर दो लोगों का नाम लिखा जा रहा है। इसी बात पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल शरद पवार ने अडानी मसले पर अलग रुख दिखाया तो इसे विपक्षी एकता में दरार की तरह पेश किया गया, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कर दिया है कि इससे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए संजय राउत को। जरूर शरद पवार साहब की भूमिका गौतम अडानी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट, उस बारे में उनकी बात कही। शरद पवार साहब ने यह कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके सांसद हैं और राज्यसभा सांसद। वैसे भी एक तरफ जहां शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर अलग रुख दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं भी बतला दी हैं। शरद पवार ने कहा है साफ साफ कि कांग्रेस वहां जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी अभी शरद पवार पूरी तरह से बीजेपी के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकते हैं। वैसे भी राहुल गांधी किसी के भरोसे की लड़ाई लड़ भी नहीं रहे हैं कि हाँ किसी के भरोसे हम लड़ लें, और उसमें भी अडानी जैसे मामले में अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो तो उसमें अकेला ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा, शायद ये राहुल गांधी समझ रहे होंगे। वे सारी राजनीतिक हलचलों और उठापटक के बीच अपने सवालों को साफ साफ शब्दों में मोदी सरकार के सामने रख रहे हैं। लगभग हर दिन राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं।
राहुल गांधी की डरो मत और एकला चलो वाली ये नीति अब बीजेपी के लिए ऐसी उलझन बन गई है जिससे वो निकल ही नहीं पा रही है। राहुल सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उधर मोदी सरकार का नया अध्यादेश फेक न्यूज के नाम पर सोशल मीडिया पर लगाम कसने की कोशिश की तरह देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। हालांकि कौन सी खबर तथ्यात्मक रूप से सही है और कौन सी खबर गलत है, ये अब अगर सरकार तय करने लगे तो फिर खबर नबीसों का क्या होगा। खैर, लेकिन होने वाला यही है, क्योंकि नया अध्यादेश जिसमें ये बात है कि आप अब अगर खबर सोशल मीडिया पे अगर है खबर तो उसकी पूरी तहकीकात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को करना है, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अब आपको बताएगा कि आखिर आपकी खबर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उस खबर को हटा देने के लिए, डिलीट करने के लिए कहा जाएगा। और इसी मसले पर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ कहा है, ज़रा उसको भी सुन लेते हैं। फेक न्यूज़ की बात यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ एक मीडिया और दूसरा गोदी मीडिया, ये दोनों की चर्चा खूब होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। अगर उन चीज़ों को भी आप ख़त्म करना चाहेंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या। लेकिन सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है, इसका और कोई भी पर्याय नहीं है। इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर है। वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पोर्ट में घुसा हुआ है। उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है। तो सुन रहे थे आप सुप्रिया श्रीनेत को, कह रही हैं कि सरकार पूरी तरह से अब सेंसरशिप पर चली आई है। तो फेक न्यूज का मामला हो या अडानी मोदी के रिश्ते, मोदी सरकार घिरती हुई इन सब मामलों पर दिख रही है, और इन सब के बीच राहुल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अडानी का मामला अब बीजेपी की जड़ें खोद रहा है। जी हां, जरा समझते हैं, और क्यों उसके डिफेंसिव मोड में यानी